So we have understood von Hebel cycle to find the lattice energy. The next part is factors on which lattice energy depends. The first factor is charge of ions. Uh, if charge of the ion is higher than lattice energy of the ionic crystals are higher. What it means is uh, basically lattice energy is number one directly proportional to lattice energy is directly proportional to ionic charge. For example, So ionic crystals मतलब क्या क्या ionic crystals मतलब लैटिस जो है वो क्या है लैटिस इज व्हाट दैट इज प्रिपेयरिंग क्रिस्टल ओनली ना वो रेगुलर अरेंजमेंट जो था ना so वो सर्कल वाला हाँ वो सर्कल वाला एटम्स आयंस का रेगुलर अरेंजमेंट जो था थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड लैटिस और लैटिस के फिजिकल फॉर्म या फिर उसके मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लार्ज फॉर्म को वी कॉल क्रिस्टल्स ठीक है और लैटिस इज एक्चुअली द skeleton of crystal ठीक है lattice is skeleton of crystal so examples for example Na2 sir what exactly are crystals in chemistry uh, no crystal is not something what you generally understand वो चमकती हुई जो भी चीजें होती हैं क्रिस्टल बॉल्स वगैरह जो दिखता है those are actually polished crystals ठीक है जो आपको चमकती हुई चीजें एस्ट्रोलॉजर्स के पास दिखती हैं दैट इज पॉलिश्ड क्रिस्टल क्रिस्टल का मतलब केमिस्ट्री में होता है रेगुलर अरेंजमेंट होमोजीनियस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस और एटम्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न ठीक है कोई भी एक पैटर्न रहेगा उसमें उसका रेगुलर अरेंजमेंट अगर है थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट then it is going to be termed as crystal ठीक है
अब रॉक सॉल्ट कभी देखा है आप लोगों ने? रॉक सॉल्ट Yes, sir. नहीं, रॉक सॉल्ट रॉक फॉर्म में, रॉक फॉर्म में मतलब ऐसे चंक वाइज, नॉट सर पाउड, फोटो देखा। हाँ हाँ सर देखा। नॉट पाउडर्ड, देखा। ठीक है, देखा है ना? सो दैट इज वन ऑफ द क्रिस्टल, दैट इज वन ऑफ द प्योर क्रिस्टल, ठीक है। वो हमारा रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट, सॉलिड रॉक सॉल्ट जो होता है, वो हमारा एक प्योर क्रिस्टल है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? दैट इज वन ऑफ द प्योर क्रिस्टल्स। उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम इम्प्योरिटीज होती है, और इम्प्योरिटीज होती भी हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर में मतलब इम्प्योरिटीज भी जो होती हैं वो एक अलग क्रिस्टल पैटर्न ही होता है, मतलब अनवांटेड इम्प्योरिटीज नहीं होती है जो उस क्रिस्टल के प्योरिटी को हैम्पर करे। मतलब रॉक सॉल्ट के अंदर जनरली NaCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड या MgCl2 भी रहता है लैटिस में, बट मोस्टली इट्स होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है, मतलब सिंगल चीज रहती है वो। सो दैट इज व्हाट a crystal in chemistry is, or that is how a crystal is in chemistry is going to look like. It's not the crystal balls used by astrologers. वो crystal balls भी जो होते हैं, they are actually these things only, but these crystals only, जिन crystals की हम बात कर रहे हैं वो भी वही crystals होते हैं, but they are bit polished, not bit polished, they are highly polished, ठीक है। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है? पॉलिश्ड का मतलब होता है कटिंग द एजेस ऑफ क्रिस्टल्स in a manner that its abrasive properties can be enhanced, ठीक है। लाइट के साथ इंटरेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी, that can be enhanced, also cutting it in a manner such that its abrasive properties can be enhanced, that is called polished crystal, ठीक है। Is that okay? हेलो? सर तो क्रिस्टल्स मतलब कौन से एलिमेंट्स ऐसे फॉर्म कर सकते हैं? सारे करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन क्लोराइड, और जितने भी जिनके पास भी आयनिक कैरेक्टर है ना, जिनके पास भी इलेक्ट्रोवैलेंट, जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, वो सारे के सारे करते हैं क्रिस्टल का फॉर्मेशन। नॉट ओनली दैट, इवन डायमंड इज अ क्रिस्टल, ठीक है। डायमंड भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है और डायमंड क्रिस्टल ही है, ठीक है। क्रिस्टल का सिंपल सा एक्चुअली सॉलिड जो होते हैं उनकी दो कैटेगराइजेशन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिर दो तीन टाइप चार टाइप के होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं एंड कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं। उनके मतलब कंस्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में किस टाइप के बॉन्ड्स है उसके हिसाब से उनका डिवीजन किया गया है। So they are ionic solids or ionic crystals. Then you have molecular crystals, molecular crystals. Then you have metallic crystals. अच्छा हाँ देखो, वो रॉक सॉल्ट तो आयनिक सॉलिड में बताया मैंने। ये क्रिस्टल जैसे एल्यूमिनियम वायर आपने देखा ना, देखते हो, या फिर कॉपर वायर, ठीक है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक, दोज वायर्स themselves are metallic crystals, ठीक है। then you have covalent crystals, क्रिस्टल्स बोलो इसको या थोड़ा सा सोफिस्टिकेट करके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोल लो, ठीक है।
क्रिस्टल बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग फील आने लग रही है. So we can these are also called as crystalline solids. या simply मैं crystals बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं. So copper, aluminium या iron, इनके वायर या कोई भी इनसे बना हुआ कोई भी चीज जो है, that is a representative of crystalline, copper crystal, aluminium crystal and iron crystal. ठीक है. डायमंड जो है that is an example of covalent crystal. Diamond. There are going to be more things: silicon carbide, boron nitride, BN, and many more. ठीक है. Molecular crystals, generally hydrogen bonded. ये जितने भी हाइड्रेटेड ये होते हैं ना, salts, hydrated salts, say CuSO4.5H2. ठीक है. This is an example of molecular crystals. Ionic solid, आयन से बना हुआ, ये इसको हटा देते हैं, सिर्फ CuSO4 रहता है. This is going to be an example of ionic solid. NaCl, Na2SO4, whatever, I mean, जितने भी आयन से बने हुए solids हैं, they all are going to be part of ionic crystals or ionic crystalline solids. ठीक है. Is it bit okay? Basically solids का bifurcation ये है. एंड दूसरा कैटेगरी ऑफ सॉलिड जो होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है. अमॉर्फस सॉलिड इज समथिंग लाइक, ये पता है आप लोगों को ना, सबको पता ही होगा. ये को फ्रिज के अंदर अगर इफ यू आर गोइंग टू प्लेस, व्हाट हैपेंस, इट सॉलिडिफाइज. Sir, it means it gets, yeah, sir, it gets, इट गेट सॉलिडिफाइड. ठीक है. और ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड की, दैट इज अमॉर्फस सॉलिड. ठीक है. क्यों अमॉर्फस होता है? क्योंकि आई मीन वो डिफरेंशिएशन है हमारा, एक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन. इसके बॉन्ड्स जो होते हैं ना, सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे इंटर पार्टिकल जो बॉन्ड्स बने जिसकी वजह से ये सॉलिडिफाई किया, वो होमोजीनियस नहीं होता है, वो एक ही तरह का नहीं होता है. ठीक है. अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ का. जबकि इनमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर में, ऑल द बॉन्ड्स थ्रू आउट द बल्क. बल्क मतलब, और जहां तक हमको चीजें दिख रही हैं वहां तक, या जहां तक वो एग्जिस्ट करता है, वो पूरी वॉल्यूम इज बल्क, लार्ज वॉल्यूम. ठीक है. सो ये जहां तक एग्जिस्ट करता है, सोडियम सल्फेट जितना बड़ा भी ले, जितना भी बड़ा ले, ठीक है, तो जहां तक ये एग्जिस्ट करेगा हर जगह पे, the strength of bond between sodium and sulfate ion is going to be the same. It is not going to be like कि यहाँ पर bond energy कुछ और है, यहाँ पर bond energy कुछ और है, यहाँ पे bond energy कुछ और है. ठीक है. It's going to be same. Not only that, the arrangement of sodium and sulfate ions is going to be homogeneous or same throughout. Is that okay? That makes them crystalline solids. And amorphous में क्या होता है, वो varied रहता है, therefore they are amorphous. यहाँ मतलब इनके particles के बीच की interaction जो होती है, एक तो weak होती है, दूसरी ये होता है कि they are not homogeneous. It's not of same strength or at all places. ठीक है. और दूसरा अरेंजमेंट का भी इसमें प्रॉब्लम होता है. अरेंजमेंट इज नॉट होमोजीनियस. ठीक है. यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा. दैट इज व्हाट मेक्स इट अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. हियर इज आइस अ क्रिस्टल. Yes, ice is a crystal.
सर मुझे से एक क्वेश्चन आ आइस रहा है। आइस इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ बोलिए ना। सर हम लोग वाटर को जब भी फ्रीजर में डालते हैं और वो आइस होता है, तो उसमें ऐसा क्या चेंज होता है जिसका वो स्टेट ऐसे बदल जाता है, उसके बॉन्ड्स में ऐसा कैसे चेंज होता है? बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं होता है, बॉन्ड्स तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है दैट इज reduced. The molecular motion of molecules present are halted or are, if not halted, it is reduced to a great extent. ठीक है, जब भी लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्सन होता है, it is the molecular motion which is either enhanced or which is restricted. रिस्ट्रिक्शन हो गया तो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और if the motion is going to be randomized or increased, it gets converted into liquid. ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो रहती है that remains same, only the motion or energy between the particles changes. ठीक है, in fact total energy also remains almost same. Potential gets converted into, and a good amount of potential energy gets converted into kinetic energy, and good amount of kinetic energy gets converted into potential energy. So it is a trade-off between potential and kinetic energy of the particles. Sorry, of the constituent particle of a system. सो वाटर के मॉलिक्यूल्स के ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने ट्रेड ऑफ कर दिया, या उसको काइनेटिक एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिया उसी के अंदर में। तो अब ऐसा है कि सारा का सारा काइनेटिक पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा, सम ऑफ इट विल आल्सो कम आउट। कुछ काइनेटिक एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी, यानी कुछ एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी, और बाकी की काइनेटिक एनर्जी जो होएगी दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। द पार्टिकल्स आर गोइंग टू कम क्लोजर, क्लोज आने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है या घट जाता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का सिस्टम है। इज इट ओके? जनरली इंटरेक्शन एनर्जी जब वो क्लोज आते हैं, वाटर के पार्टिकल्स जब क्लोज आएंगे और काइनेटिक एनर्जी कम होएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम ही होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम ही होती है। ठीक है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस। Am I making sense? Intermolecular distance will be lessened, the interactions will become stronger, potential energy as well as kinetic energy will be decreased. The particles will halt and stick together. Again, kinetic energy यानी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूलर रैंडम मोशंस विल start to take place, that will eventually lead to increase in this thing, intermolecular separation, increase in intermolecular separation, and that's how solids gets transformed to liquids. Hello? हाँ सर। हम्म, सर और और ऊपर कोई वाला डाउट? लाइन, कहाँ ऊपर वाला लाइन? वो चार्ज और आयंस का सर एक्सप्लेन कर सकते मतलब क्या है इसके रिगार्डिंग, क्या कुछ पूछ रहे हो क्वेरी या देखना हैं? था? सर वो मुझे नहीं सर, सर मुझे वो डाउट ही था कि
सर ये लाइन क्या बोल रहा है सर? हाँ, क्योंकि अभी तो उसके एग्जाम्पल पर आए ही नहीं ना, ये तो बाकी सारी चीजों के एग्जाम्पल हम लोग देखने लगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल पर आ रहा हूँ। चार्ज ऑन आयंस lattice energy is directly proportional to ionic charge. For example, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। Which of them is expected to have higher lattice energy? So the one having greater charge, the ion having greater charge. तो यहाँ पर एक आयन जो है वो क्या है, क्लोरीन है, अनायन जो है वो हमेशा क्लोराइड ही है, बट कटायन जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब कटायन में जिस कटायन का सबसे छोटा आयनिक साइज होगा, अब सॉरी सबसे बड़ा चार्ज होगा, सबसे ज्यादा चार्ज जिसके ऊपर होगा, that is going to have largest lattice energy. Is it okay? So it is going to be like this. Making sense? तो मतलब जो कटान के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज करना है सबसे बड़ा है। हाँ, मतलब ये अब कटायन को डिफर कर रहा है, अनायन सेम है तो हम कटायन के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सर ये एग्जांपल्स उसके है कटायन वाले। हाँ, कटायन वाले हैं। अभी अनायन का एग्जांपल देता हूँ, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, और फिर मान लो सोडियम नाइट्राइड बने, ठीक है, कंपेयर करने के लिए दे दिया मैंने। अभी क्या होगा ऑर्डर, which one will have more lattice energy? और यहाँ पर क्या है, कटायन जो है वो सेम है, अनायन के चार्ज डिफर हो रहे हैं। एक्चुअली इसमें नाइट्रोजन नहीं डालते हैं, नाइट्रोजन डालेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो इनफैक्ट सपोर्ट ही कर रहा है। इट्स बेटर टू पुट फॉस्फोरस, फॉस्फाइड, ठीक है। वाई? क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं तो साइज का डिफरेंस नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है? There will be only difference of पीरियड ना क्या बोल रहे हो, सॉरी। सर वो मतलब Na का जो है तो हम लोग उसको ही कॉमन ले रहे हैं ना कटायन का। हाँ, ये कटायन सेम है, अनायन इस बार चेंज किया है, पिछली बार अनायन सेम था, कटायन चेंज किया था, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक पर, मतलब एक तो कॉमन रहेगा, तीनों चारों पांचों कंपाउंड जितने को भी कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे वाले के ऊपर चार्ज ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। जिस पर ज्यादा चार्ज है वो क्या होगा, ज्यादा लैटिस एनर्जी वाला होगा, जिसके ऊपर कम चार्ज है उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। सिमिलरली अब दूसरे में केस में क्या है, मान लो कटायन जो है वो सेम एनर्जी वाला रहा या सेम ही रहा, अनायन डिफर कर, तो जिस अनायन के ऊपर ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा वो अनायन वाला आयनिक क्रिस्टल जो होगा दैट विल हैव ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी। इज इट ओके? Am I making sense? हाँ, यस सर तो ये सेकंड वाले में Na3 वाले का ज्यादा क्यों है वो वापस बताओ।
अरे क्योंकि इसके अनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है। ओ हाँ सर। यहाँ पर -2 है, -1 और यहाँ पे -3 है, तो इसका क्रिस्टल एनर्जी ज्यादा होगा, उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। क्रिस्टलाइन एनर्जी है, क्रिस्टल एनर्जी या लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है। और सी ये एनर्जी जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के डिपिंग से आता है। लैटिस एनर्जी जो है वो उसका सोर्स क्या है, आयंस क्लोज आ रहे हैं, राइट। यानी पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है चार्ज पार्टिकल्स के, दैट डिपेंड्स अपॉन Q1 एंड Q2। Atomic charge, anionic charge divided by 4 pi epsilon naught into r square, r not r square। ठीक है, is that okay? Is this clear? ये वाला पॉइंट। सो ऑब्वियसली चार्ज किसी के ऊपर, कैटायन के ऊपर या आनायन के ऊपर अगर बढ़ रहा है, दैट इज गोइंग टू impact the potential energy and hence it is also going to impact the lattice energy। The second factor is charge के बाद size, size of ion, right। क्या होगा, the one having smaller size will have greater lattice energy, right। So Yes. larger the size of ion, smaller will be the smaller will be the force of attraction, and hence smaller will be the lattice energy। So lattice energy is inversely proportional to size of ion। ठीक है, is this okay? Lithium fluoride, sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium fluoride, cesium fluoride। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, मैग्नीशियम, सर वो मतलब Li is greater than NF। क्या क्या, NF is greater than NF। LIF is greater than NAF। Why?
सर क्योंकि Li का छोटा साइज होगा स्मॉलर तो फिर ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर फिर वो आगे जाता है। कटायन पे भी चार्ज और अनायन पे भी चार्ज, दोनों पे चार्ज जो है हर कंपाउंड में सेम ही रह रहा है। अनायन सेम है, सब पे -1 चार्ज है, और कटायन के ऊपर भी डिफरेंट है लेकिन चार्ज सबके ऊपर +1 ही है। तो लैटिस एनर्जी हम एनालाइज कैसे करेंगे? साइज साइज जिसका कम उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। सबसे छोटा साइज किसका रहेगा? लिथियम क्लोराइड का। So the lattice energy is going to follow this order. Is that okay? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सर ये नोट करना है। हाँ ऑब्वियसली नोट करोगे, एक बार पढ़ के अगर याद रह जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नोट मत। सर नहीं मतलब नोट करना है सर। हाँ तो नोट रहे हो? सर एमजीओ is way greater। ओके तो यहाँ पे NaCl से बड़ा होगा। NaCl से बड़ा होगा MgO का, राइट? हाँ क्यों बड़ा होगा? सर क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, और मैग्नीशियम के आयन का साइज छोटा है सोडियम से। वेरी गुड, ठीक है, आई एम हैप्पी। Sir, if we have Pb2 plus and Pb4 plus, so size will be larger. You say which one will have larger size? Pb2 plus and Pb4 plus में किसका साइज बड़ा होगा? सर 4+ का साइज बड़ा होगा, नहीं छोटा, ओ सर Pb2+ का बड़ा होगा। ठीक है, यू आर राइट, ठीक है। Fa2 प्लस Fa3 प्लस में कौन बड़ा होगा? सर 2। ठीक है ना, किसी को कोई हाँ डाउट? सर। क्लोरीन जैसे HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ, HClO4 में क्लोरीन 7 और HClO2 में +3। अब ये बताइए, इसमें अगर साइज का कंपैरिजन करने के लिए आपको बोला जाए तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? सेम क्लोरीन, साइज कंपैरिजन में कहाँ पे बड़ा और कहाँ पे? HClO4 में बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है तो बड़ा होगा। छोटा होगा HClO4। यस, छोटा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है
तो वो छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव छोटा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होगा तो साइज बड़ा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर जा रही है, देयरफॉर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो जा रहा है। नेगेटिव वाले के लिए भी सेम है। अगर -3 और -5 का कंपैरिजन है तो छोटा कौन सा है? -5। -5 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके ऊपर रहेगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा -3 वाले से। इज दैट क्लियर? सर मेरे से समझा नहीं था। क्या समझा नहीं? तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली है इससे। हाँ, देखो ये एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे दूर चली गई। तो अगर दूर चली गई तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा कब? जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पंप किए जाएंगे, राइट? यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी गई, इसका मतलब क्या हो गया? साइज बड़ा हो जाएगा। नहीं, नहीं तो बोल रहा हूं मैं भी, मैं कहा कुछ अलग बोल रहा हूँ। इज इट ओके? हाँ सर एग्जाम्पल अगर O2 माइनस होगा और F माइनस होगा, हाँ, सर उनमें इलेक्ट्रॉन सेम है। O2 माइनस एंड F माइनस, हाँ बोलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन्स फ्लोरीन में ज्यादा है, ऑक्सीजन में कम है, इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा O के कंपैरिजन में। क्योंकि उसका पुल उतना ज्यादा नहीं होगा। राइट, राइट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए और सॉल्व करिए, so that we may proceed further. ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है रुबीडियम का, RbCl Br(I)-. सोचा हम लोगों ने इसके बारे में? सर ये मतलब से रिलेटेड कैसे है? अरे रिलेटेड है ना, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होएगा ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? कहीं पर भी रिएक्शन होती है तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस चीज पर डिपेंड करता है? मॉर्निंग के शुरुआत में बताया, हम लोग भूल गए। सब पोटेंशियल एनर्जी इसकी मतलब Right, कब होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा? overall stability of the system, that is minimization of potential energy. Given all other things same, the potential energy will depend upon what? lattice Lattice energy.
जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, जिसका लैटिस एनर्जी कम उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, राइट ना? हाँ तो हाँ, तो कंपेयर करो, फॉर्म वही होएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होएगी, सॉरी, जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होएगी। लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी गुड। बताओ किसकी कम होगी? हाँ हाँ, किसकी कम होएगी पोटेंशियल एनर्जी? लैटिस एनर्जी कम किसकी होएगी, ज्यादा किसकी होएगी? कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? हाँ हाँ बोलिए। सर वही कर रहे हैं। वेरी गुड, करिए। So the formation of RBCl will be favored because lattice energy of RBCl is maximum, right? RBCl has highest lattice energy among RBBr and RBI. Hence, it would be most stable. Sir, so सर we हम ऐसे we do not have to IBR consider the और black BRC, part. क्या क्या? सॉरी, सर अगर हमने IBR BRCL और IC से भी किया सर तो भी यही आंसर आएगा। हाँ सर, मैं भी वही। नहीं, उससे वो आंसर मतलब हाँ आएगा वही आंसर, बट उसके लिए इनकी जो एनर्जी होती है ना, दे आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। और हाँ ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली आपको वही चीज आएगा। IBR का कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा, क्योंकि इनके साइज जो है वो लगभग बराबर है, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेटर होती है जब साइजेस लगभग बराबर होते हैं। वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के टाइम पर हम लोग पढ़ेंगे, बट एनीवे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और मेटालिक की अगर हम लोग बात करते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग इनके ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे। So it is going to be, or we can see that ionic bonds, especially the lattice energy part, dominates the covalent bonding. आयनिक बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी की जो एबिलिटी होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स के एबिलिटीज से जनरली ज्यादा होती है, ठीक है, until we have very small size ये
पार्टिकल्स, ठीक है, या एटम्स, तो बहुत स्मॉल साइज एटम्स हैं तभी उनके कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट अदरवाइज जनरली आयनिक बॉन्ड सुपरसीड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। यहाँ पर आरबीसीएल केस में आईबीआर, बीआरसीएल, आईसीएल, इन सब का कोलैबोरेटिव जो होगा, इसी के साथ भी कंपैरिजन करेंगे अगर हम, तो these are going to have dominant effect, इनकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल हैव डोमिनेंट इफेक्ट, ठीक है। इनके एनर्जीज के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, दैट्स माय सिंपल, ठीक है। सर हम लेट लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बोलो। ionic bonds are more stable than covalent bonds? नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है क्योंकि ये सही नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट इट्स अदर वे अराउंड, covalent bonds are more stable than ionic bonds, or they are more stronger than ionic bonds, ठीक है। इन जनरल सेम साइज के एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट और आयनिक दोनों बने तो कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा आयनिक से, बट अब साइज ही अलग अलग होगा तो कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर साइजेस का डिफरेंस है, next is next thing we are going to do is characteristic of ionic solids, ठीक है। General properties general properties of ionic solids. Number one, physical state of compounds compounds are solid with shading, crystalline lattice, arrangement, room temperature. So basically, they are going to be solids at room temperature. That's the first characteristic. Second characteristic, uh, melting point and boiling point of such solids are high due to regular lattice packing
ionic solids have sharp melting point. ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है आयनिक सॉलिड्स का, ठीक है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, नॉट ओनली आयनिक सॉलिड, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना उसका ये एक कैरेक्टर होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर ये नोटिफाइड है कि इफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट्स एट 440 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो लगभग पूरा का पूरा सॉलिड 440 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करेगा, ठीक है। वेरिएशन इज नॉट गोइंग टू बी मच मोर देन 438 टू 442, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, प्लस माइनस 1 यूनिट और 2 यूनिट के रेंज में वो पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। सर डाउट है मुझे क्या क्या, सॉरी सर, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, मतलब उस मेल्टिंग पॉइंट पे वो पूरा मटेरियल मेल्ट हो जाता है या फिर मेल्टिंग होना चालू होता है? में पूरा मेल्ट हो जाता है। सॉलिड्स के केस में, आयनिक सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में वो वहीं पे चालू होता है, वहीं पे खत्म भी हो जाता है। टेम्परेचर आपको फर्दर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? It will start at that sharp temperature and it will end also at that sharp temperature itself. मतलब पूरा सॉलिड, पूरा का पूरा सॉलिड एक बार में ही लिक्विड बन जाएगा। The temperature variation is very minute. मतलब टेम्परेचर रेंज जो होता है जिसमें ये कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड होगा, that is going to be very minute, ठीक है। वही amorphous solids अगर हम लेते हैं तो दे आर गोइंग टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें वो मेल्ट करते हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे ज्यादा मेल्ट करते जाते हैं। Am I making sense? So this is one of the key characteristic of crystalline solids, whether ionic or non-ionic, but crystalline है तो उसका ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। It is going to have sharp melting point. क्यों ऐसा होता है? The reason is the lattice arrangement is what? It's regular lattice arrangement. किसी भी एटम के या आयन के राउंड अबाउट विसिनिटी में अगर हम देखेंगे तो सेम तरह के बॉन्ड्स रहेंगे या सेम तरह का सेम लेवल का एनर्जी रहे, सॉरी बॉन्डिंग एनर्जी रहेगी। इसके भी विसिनिटी में चारों तरफ देखेंगे तो सेम लेवल की एनर्जी इसकी भी रहेगी, ठीक है। हर एटम या आयन के विसिनिटी में द एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी एग्जैक्टली सेम, जैसा उसके लेफ्ट में रहेगा वैसा ही उसके राइट में, वैसा ही उसके ऊपर, वैसा ही उसके नीचे। बात समझ में आ रही है? ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। तो अगर इक्वल एनर्जी के बॉन्ड्स हैं हर जगह पे तो वो ब्रेक भी एक ही साथ होंगे जब हम उनको वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमको? मॉलिक्यूलर मोशन से, जो कि टेम्परेचर के थ्रू आता है। तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल पर जब आ जाएगा तो सारे के सारे एटम्स अपने अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं विथ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी, जहां पर ये बॉन्ड जो होते हैं वो काफी वीकेन हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाते हैं। Am I making sense? Now this entire phenomena will take place in a very शार्प रीजन, शार्प टेम्परेचर रीजन, ठीक है। मतलब पिन पॉइंटेड ऐसे बोल सकते हैं, जैसे 440 इज अ पिन पॉइंटेड टेम्परेचर, 440 के आजू बाजू में ही पूरा का पूरा मैकेनिज्म ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंसर्टेड इवेंट। कंसर्टेड इवेंट का मतलब क्या होता है? द एंटायर थिंग इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, therefore it is called as concerted event. Is it okay? Yes.
वर्ड समझ में आया, कंसर्टेड इवेंट, इट्स अ स्पेसिफिक सर वर्ड। देखो होता क्या है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो पार्टिकल्स जो है अपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, ऐसा सुना था हम लोगों ने 8th 9th 10th में कभी भी, सॉलिड लिक्विड गैस को डिफरेंशिएट करने के लिए सुना था ना। हाँ, तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट किए तो इसके और इसके बाजू वाले के बीच की जो बॉन्ड है वो क्या होगी, दैट विल गेट इम्पैक्टेड। वाइब्रेशन अगर बहुत लाउड हो गया, बहुत लार्ज हो गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने पर। नाउ पॉइंट ये है कि जब एक सब्सटेंसिव टेम्परेचर पर हम आ गए विच इज प्रोवाइडिंग thermal energy or kinetic energy or vibrational energy to the atom which is sufficient to break a bond, ठीक है। the bond which it is forming with its neighbor, उसको ब्रेक करने के लिए sufficient अगर है, तो चूंकि हर जगह पर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है पूरे सॉलिड के अंदर में, तो सारे ही बॉन्ड टूटने के लिए कैपेबल हो गए, राइट। अगर एक कैपेबल हो गया तो सारे के सारे बॉन्ड टूटने के लिए कैपेबल हो गए, तो सारे एक साथ ही टूटेंगे लगभग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लगभग एक साथ टूटने का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पर टूट जाएंगे, एक ही टेम्परेचर पर टूट जाएंगे, दैट इज द पॉइंट। यू मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू raise the temperature further in order to break them. Am I making sense now? Yes, sir. यस सर, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड जैसे साइड में पॉइंट बना के लिखना है ना। हाँ, so ionic solids have sharp melting point as breaking सर बट ये टॉपिक से कनेक्टेड कैसे है? topics। सर हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी सेम ही है रिलेशन। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए कुछ और चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ओनली मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर लैटिस एनर्जी। एक बार लैटिस ब्रेक हो गया तो फिर लैटिस एनर्जी का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इट इज गोइंग टू बी डाइपोल डाइपोल और आयन आयन इंटरेक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी डिक्टेटिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑन, ठीक है। बट मेल्टिंग पॉइंट के लिए लैटिस एनर्जी is one which has to be looked at. Conductivity, ठीक है। Are these fellows ionic solids are going to be conductive or conducting in nature in their solid state? Yes, sir. Will they be or will they not be? अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टर, कोई भी चीज कंडक्टर क्यों रहता है? Why are they conductors? उसमें फ्री positive इलेक्ट्रॉन। क्या क्या, सॉरी, free electrons, एक बार में, उसमें एक free बार उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ तो नहीं करेगा। ओके चलेगा। एक्वस सोडियम क्लोराइड जो होगा वो सॉलिड, ये कंडक्टिंग होगा कि नहीं? वाटर के अंदर सोडियम, सॉल्यूशन और हाँ सॉल्यूशन और मोलिक्यूल्स फॉर्म में वो कंडक्टिव होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। कौन sir. कौन Ionic compounds, सोडियम metal. सॉल्यूशन, क्यों क्यों बट वाई? सर क्योंकि वो सब ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा ब्रेक हो जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वो ब्रेक, अच्छा आयंस है, ओके ठीक है। सो मोबाइल आयन चाहिए होते हैं हमको, या चार्ज चाहिए होता है, बेसिकली मोबाइल चार्ज।
तो अगर जहां पर भी मोबाइल चार्ज प्रेजेंट है वो कंडक्टिंग होगा, और जहां पर मोबाइल चार्ज चार्ज कैरियर्स नहीं है प्रेजेंट, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टिंग हो जाएंगे. सो लेट अस सी आयनिक सॉलिड्स में till the time they are in solid form there is no charge carrier which is available for free movement and therefore they are non-conducting. ठीक है, in solid state there is no free charge carrier in ionic solids, hence they are non-conductor. और वो ऊपर में जो मेल्टिंग पॉइंट वाला वो अरेंजमेंट किया था उसमें मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एंड उसके Right, साथ. right. So what is mobile charge? क्या क्या बोलो. So what is the meaning of mobile charge? मोबाइल चार्ज मोबाइल मतलब जो घूम सकता है, फ्री मूव कर सकता है. सब volatile है मतलब. वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल का मतलब अलग होता है. वोलेटाइल का मतलब होता है हाँ, सर वो freely evaporate होता है वही. हाँ, जो स्केप कर जाए इजीली. ठीक है, दैट इज वोलेटाइल. मूवमेंट, फ्री मूवमेंट इज नॉट वोलेटिलिटी. ठीक है, free or fast movement is not a guarantee for good volatility. ठीक है, however they are mostly going to be in hand, but there could be difference. ठीक है, there is sorry, there is no mobile charge carrier ionic solid internal conductor of heat and electricity. However, आज हम लेट से उठे हैं बेटा तो क्लास शुरू हो गया है इसलिए टाइम है नहीं देखने के लिए. solution form they are good conductor of
ionic solids do not show isomerism. Now, isomerism is a property where though the compound may have same molecular formula, but they are going to have different structural formulas. ठीक है? Or structural arrangement, making them distinctive compounds. Is it okay? So all the cameras will be off. And wait for a minute, I'll have to change my place. अगर अगर फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा. दैट मीन्स दैट कंपाउंड्स आर सेम. ठीक है. कोवैलेंट वाले में थोड़ा डिफरेंस रहता है. कोवैलेंट वाले में इट कैन बी लाइक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफर हो सकते हैं फॉर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, and therefore isomerism comes into being. आयनिक सॉलिड आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते हैं? बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल. ठीक है. आयनिक bonds are non-directional. That is equivalent in all directions. Hence, they do not show isomerism. The point is, they do show isomorphism. ठीक है. There is something called isomorphism that they are going to show. ठीक है. आइसोमॉर्फिज्म क्या है? Ionic solids show isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म भी एक रिलेशनशिप ही होता है बेसिकली ये, बट ये रिलेशनशिप हो जो होता है वो दो अलग अलग कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला. ठीक है. yet having same crystalline structure. Getting the point? Isomorphism means two compounds or different ionic compounds
existing in crystalline structure. No, crystalline lattice arrangement, a lattice structure. So two things are key: same crystalline arrangement but different tannic compounds. Examples are, there are like binary compounds, and then we are going to have oxo salts. Isomorphous binary compounds. बाइनरी कंपाउंड का मतलब है NaCl MgO और MgCl2 Na2O NaF, मतलब दो अलग अलग आयन से बनने वाला कंपाउंड इज बाइनरी कंपाउंड टू. ठीक है. सो एक बाइनरी कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, एग्जांपल ऑफ बाइनरी compounds NaCl, MgCl, MgO, Na2O, NaF. Formula type of compound should be same. Formula type of ionic compounds must be same. So this is for the binary compounds. Right. Formula type of binary compounds must be same. Same for them to be isomorphous. Apart from this, size of cation and anion must also be same. Nearly same.
two different compounds. सर मैंने ये पार्ट मिस कर दिया. Compounds in order to be isomorphous. सॉरी क्या बोल रहे हो? ऊपर से नोट करते जाओ. आइसोमॉर्फिज्म सुना था क्या होता है? मेरे ख्याल नहीं से सर. नहीं. वेरी गुड. फिलहाल नोट कर लो. सर आपने आइसोमॉर्फिस के बारे में थोड़ा बताया था जब मोल कंसेप्ट में. हाँ उस समय भी बताया था. वो अभी आगे वाले में आने वाला है. ठीक है उस समय भी बताया था मुझे याद है. CuSO4.5H2O और MgSO4.7H2O FeSO4.5H2O. so इनके प्रीटेक्स्ट में मैंने बताया था आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है ना? हाँ सर. तो सर इसके ऊपर मुझे स्क्रीनशॉट ले. हेलो हेलो बोलिए ना. In general, size of sodium and size of potassium. ठीक है. So sodium is smaller than potassium ion. ठीक है. The chances of them showing these two things मतलब इन दोनों से बना हुआ कोई भी कंपाउंड जो है उसके आइसोमॉर्फस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे या नहीं रहेगा. ठीक है. जैसे KCl NaCl will not be isomorphous. ठीक है. Sizes are different. So little, therefore little to no chance. Therefore little to no chance isomorphism on contrary Na plus and Mg2 plus सर फॉर्मूला टाइप डिफरेंट है ना. किसका? नहीं सर सॉरी नहीं. भी वो तो कंपाउंड लिखूंगा तब ना. हाँ सर. Sizes are nearly same. So possibility of isomorphism in their compounds is there. Yeah. In fact, indeed, सर वो उसके बाद क्या होता है? NaCl and MgS, NaCl and MgS are are
MgS are isomorphous. ठीक है. The next one is oxo salts. सर वो therefore के बाद क्या लिखना है वो K प्लस और Na प्लस के एग्जाम्पल में. एक सेकेंड रुको. क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर वो therefore के बाद क्या लिखना है लिटिल या फिर हाँ, therefore little to no chance. अरे यार, little लिख दिया है. Sorry, it's little to no chance of showing isomorphism in any of their compounds. सर ये नोट करना है प्लस और Mg प्लस में. नोट कर लीजिए. दिख रहा है. हाँ Sir, is MgO an oxo salt? Okay. Sir, NgO and NaCl are not isomorphous because their anion are different size. They are isomorphous. NaCl, MgO की बात कर रहे हो. ओके 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 ओके. हाँ, वो आइसोमॉर्फस नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन का साइज Cl के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट रहेगा. ठीक है. NaCl and MgO will not be isomorphous because size of ion, basically an ion is going to change. So they are going to have different crystal structures. They will have different crystal structures. Okay. Yes, sir. Okay. सर तो यहाँ पे NaCl और MgS का फॉर्मूला टाइप भी सेम है और वो लोग का साइज भी सेम है. लगभग सेम है, इसलिए वो आइसोमॉर्फस है क्योंकि तब उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगा. ठीक है. बट NaCl and MgO are not. सर बट पता कैसे चला साइज नियरली सेम? अरे आयंस के साइज का कंपैरिजन कैसे करोगे? एटम्स के साइज के बेसिस पर, राइट? Cl वाला थोड़ा बड़ा हुआ, Cl वाला छोटा था, Cl माइनस है थोड़ा बड़ा Cl के कंपैरिजन में, और सल्फर से सल्फर 2 माइनस थोड़ा बड़ा. ठीक है. बट दोनों सेम ही पीरियड के हैं ना. सल्फर के बाद क्लोरीन आता है, तो पीरियड में दो डिक्रीज होता है गोइंग टुवर्ड्स राइट, बट डिक्रीज इज वेरी माइनर. यस. ठीक है. तो दैट मीन्स उनके आयन के साइजेस भी लगभग सिमिलर होंगे. दे विल नॉट बी दैट ग्रेटली डिफरेंट. ठीक है. ऑक्सो सॉल्ट्स के एग्जांपल्स. सर मुझे क्वेश्चन है. बोलो.
सर अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया सर मतलब उस एलिमेंट को छोड़ के सर मतलब कितने एलिमेंट तक हम जा सकते हैं? मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि उनका साइज सेम रहा उस एलिमेंट पे मतलब उस एलिमेंट देखो जनरली एक लेफ्ट एक राइट वाले जो होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। वैसे नॉर्मल एटम्स अगर हम लेते हैं तो दो दो तीन तीन का भी, अगर लेफ्ट राइट आप जा रहे हो, ऊपर नीचे जाओगे तो डिफरेंट होएगा, बट लेफ्ट राइट जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होएगा। हाउएवर आयंस के केसेस में Cl माइनस, ठीक है, और P3 माइनस जो होगा ना, इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा सिग्निफिकेंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। इसका साइज इंक्रीज, जो नॉर्मल एटम का साइज है उसके कंपैरिजन में इसका इंक्रीज जो होगा बहुत कम होगा, और इसका इंक्रीज ज्यादा होगा क्योंकि 3 नेगेटिव चार्जेस आ गया है। सो एक्सपेंशन इज गोइंग टू बी ऑफ गुड अमाउंट। तो एटम के साइज का जब कंपैरिजन करेंगे इट वोंट बी दैट ग्रेटली डिफरेंट, ठीक है, बट द मोमेंट वी कंपेयर द साइज ऑफ अनायंस, एक गैप पर इट विल बिकम डिफरेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बट कंसिक्यूटिव वाले जो रहेंगे ना, उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, सो दे कैन पीसफुली बी assumed to be of same size. Making sense? yes. Okay. Calcium sulfate, copper sulfate, sodium, chloride, sodium chlorate, इसमें can you guys let me know which of them will have same or are indicating same formula type? Sir, CuSO4 and CaSO4 are showing same formula type. Okay, इसका और इसका सेम है, और NaClO3 और NaNO3 का ये सेम है, और ये दोनों का इसके सर साथ आपने क्या सेम। पूछा? मैंने पूछा फॉर्मूला यूनिट्स किसके किसके सेम है। हम्म, सर पहले तीनों के सेम है। पहले तीनों के सेम है, कैसे? सर अगर हमने वो SO4 माइनस कंसिडर किया तो SO4 माइनस कैसे कंसिडर किया? फॉर्मूला टाइप का मतलब क्या है? कटायन अनायन के काउंट सेम होने चाहिए, और कटायन अनायन भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर उनके अंदर एटम्स का काउंट सेम होना चाहिए, रेशियो ऑफ एटम्स शुड बी सेम। पहले और दूसरे में सारे एटम्स का काउंट सेम है क्या? सर वो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। फॉर्मूला टाइप मस्ट बी सेम और कंपाउंड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है,
अभी ऐसा होगा कि ये वाले जो है ये ये दोनों जो है आइसोमॉर्फस सॉरी सेम फॉर्मूला टाइप के हैं, ये और ये सेम फॉर्मूला टाइप के हैं, ठीक है। ये तीनों सेम फॉर्मूला टाइप है, ये दोनों सेम फॉर्मूला टाइप है। इज दैट ओके? एग्जाम्पल, CaSO4, CuSO4, NaClO4, same formula type, NaNO3 and NaClO3, same formula. सर सर जो NaClO4 है सर वो सेम है क्योंकि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ अनायंस और प्रोटॉन्स इसलिए ना सर। Right. इनके साथ एक और ले लेते हैं, BaSO4 ले लेते हैं। अगेन सेकेंड कंपल्सन होता है साइज ऑफ ions and atoms, size of ions plus atoms involved in compound formation must be same. Third is the structural unit of compound should be same. Structural unit of the compound must be same in structure. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड मस्ट बी सेम। एक अभी NaNO3 है और ClO3 है,
ठीक है। और NO3 बेसिकली जो है ये इसका कोवैलेंट, NO3 जो है ये कोवैलेंट आयन है, अनायन है जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग है, और ClO3 माइनस के अंदर भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। Now pattern of bonding in NO3 minus and ClO3 minus are not same, ठीक है। पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग इन NO3 माइनस एंड ClO3 माइनस आर नॉट सेम, ठीक है। आइसोस्टर मतलब, हाँ सर बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल बिल्कुल यूनिट राइट, दिस शुड बी आइसोस्टर, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड मस्ट बी सेम इन स्ट्रक्चर, दैट इज दे मस्ट बी आइसोस्टर्स। ये वाले पार्ट जो होने चाहिए ना ये आइसोस्टर होने चाहिए, isostructural, sorry, yes, isostructural and iso electronic, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम स्ट्रक्चर, दैट इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंडेटरी नहीं है, आइसोस्टर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, आइसोस्टर में एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, बॉन्डिंग पैटर्न के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग पैटर्न सेम होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो या ना हो, बॉन्डिंग पैटर्न सेम होना चाहिए, मेकिंग सेंस, यस ठीक है। सो ओके, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली ये जो हमारे कंपाउंड है ना NaNO3 and NaClO3 do not have same structure of structural unit, do not have same structure। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे डिड्यूस करोगे अचानक से देख के, ये चीजें आपको ये बीबीटी जब पढ़ेंगे ना कोवैलेंट बॉन्डिंग की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर्स पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कौन टेट्राहेड्रल है, कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, पिरामिडल है, बाई पिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, या बाई पिरामिडल, पेंटागोनल, सॉरी पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, क्या है स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर, दैट वी कोवैलेंट कंपाउंड का या कोवैलेंट एंटिटी का, दैट वी विल कम टू नो ओवर देयर, ठीक है। तब तक के लिए हमको होल्ड ऑन करना होगा सर इस कॉन्सेप्ट में। हाँ बोलिए। सर स्टार्टिंग में जो आइसोमॉर्फस बाइनरी कंपाउंड्स के नीचे आपने एग्जांपल दिया था वो जैसे बाइनरी कंपाउंड्स था, ये हाँ ऑक्सो सॉल्ट के नीचे के जो कंपाउंड है वो किसके एग्जांपल? ऑक्सो सॉल्ट्स के एग्जांपल है। और सर फिर उसमें हम लोग जो ये सब रूल्स बना रहे हैं वो क्या फाइंड आउट करने के लिए? वो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी ऑक्सो सॉल्ट अगर आ गया आपके पास तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये दो ऑक्सो सॉल्ट जो है ये आइसोमॉर्फस है कि नहीं है, उसी के लिए रूल्स सर तो बना रहे हैं ना। आइसोमॉर्फस ऑक्सो सॉल्ट्स है वो हाँ, टॉपिक। ऑक्सो सॉल्ट्स अगर हैं तो वो क्या वो आइसोमॉर्फस है या नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए, साइज ऑफ आयन, एटम्स इन्वॉल्व जो है उन वो सेम होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चरल यूनिट अगर कोई है तो दैट शुड बी सेम, और स्ट्रक्चरल यूनिट होगा ही ऑक्सो सॉल्ट, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अलग से, बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कोवैलेंट आइदर अनायन या कटायन जो रहेगा इनका वो कोवैलेंटली बॉन्डेड सेगमेंट होएगा। इज दैट ओके? यस सर। ओके, I think I'll have to stop at this point, ठीक है।
ठीक है, हमें डिक्टेट करना है। एट Sir, मैंने लिखा है do not have same structural unit on the डू नॉट हैव सेम स्ट्रक्चरल यूनिट, हाँ चलेगा, डू नॉट हैव सेम स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, दैट विल बी द कंप्लीट सेंटेंस। वो लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं, क्रैश करेगा, मैं बंद करूंगा तो क्रैश करेगा एंड फिर वो स्टार्ट होएगा। सो वी आर गोइंग सर टू, आज हाँ बोलिए। सर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने लास्ट टाइम एक्चुअली कितना किया था? 24 नंबर तक किया था। सर मैंने बोला था ना, मैंने पूरा कर दिया, बट मैंने चेक